Hello everyone, welcome to EduTap. So in the last session in the BR Bill in 30 Days series, we are going to discuss the topic Tax Laws Part 2. तो हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। तो आपकी इनकम्स अलग अलग हेड्स के अंडर कैलकुलेट होती है। आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो पहला हेड है, फिर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, आपकी कोई कैपिटल गेन हुए हैं कि आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट अपनी बेच दी, उससे कोई प्रॉफिट आया, वो वाले गेन्स हैं आपके। और बाकी जो इन चारों हेड्स में कहीं पे भी नहीं फॉल करता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाता है। जैसे आपकी कोई लॉटरी लगी है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है वो पांचों हेड्स में अलग अलग आप कैलकुलेट करोगे कि सैलरी से मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से जो मुझे रेंट आ रहा है वो मुझे 50,000 रुपए साल का आ रहा है, और आपका कैपिटल गेन से मान लो आपने इस साल 1 लाख रुपए कमाया और बाकी अदर सोर्सेज से आपने 60,000 रुपए कमाया। तो अब ये सारा मिला के जो भी आपके हेड्स हैं, हो सकता है आप पांचों हेड से इनकम कमा रहे हो सकता है सिर्फ एक हेड से इनकम कमा रहे हो सकता है आपको सिर्फ 3 हेड से इनकम आ रही है। तो जिस हेड से जितनी इनकम आ रही है इन सबको आप मिला लोगे। उनको मिलाने के बाद जो आपके पास इनकम आती है वो आपकी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस केस के अंदर आपकी जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी, मान लो 7,10,000 आपकी इनकम होगी। इसमें सब आपको कुछ डिडक्शंस माइनस करनी है। आपका जो चैप्टर 6A है इनकम टैक्स एक्ट का, वो कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे 80C में आप 1.5 लाख तक की डिडक्शंस ले सकते हो कि पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया, ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया, और 50,000 की आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की डिडक्शन ले सकते हो। तो मान लो अगर आपने इस साल पीपीएफ में 60,000 रुपए जमा करवाए हैं तो आपको उसमें से कुछ डिडक्शन मिल जाएगी। तो टोटल 80C में से आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। मान लो आपने 1.5 लाख की सेविंग कर रखी है 80C के अंडर जो एलिजिबल आइटम्स है, तो आपकी 7,10,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो अब जो इनकम बचेगी आपकी, जो आपकी इनकम बचेगी उस पे कोई सेस या इंटरेस्ट है वो लगेगा। अदरवाइज फिर अगर आप स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आप टैक्सेबल रेट के अंदर आते हो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी इनकम जो है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे आपकी डिडक्शंस माइनस करने के बाद इनकम बन जाती है 5,60,000 रुपए, तो फिर उस पे आपका टैक्स लगेगा क्योंकि आपकी इनकम जो है वो ज्यादा है, तो आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी 2020-21 से गवर्नमेंट ने ऑप्शन प्रोवाइड करी है टैक्स पेयर्स को ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम चूज करने की। आप ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स भर सकते हो या फिर न्यू रिजीम के अंदर टैक्स भर सकते हो। जो आपका न्यू रिजीम है उसमें टैक्स तो आपको कम पे करना पड़ता है, जो टैक्स रेट है वो तो कम है, लेकिन आपको जो ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस या एग्जम्पशंस मिलती थी वो आपको ज्यादातर न्यू रिजीम में नहीं मिलती हैं। तो जिन लोगों की तो ज्यादा कोई खास डिडक्शंस नहीं है, एग्जम्पशंस नहीं है जिनके पास, वो न्यू रिजीम के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो आपको न्यू रिजीम ले सकते हो आप, क्योंकि 7 लाख तक न्यू रिजीम में कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम चूज करते हो तो आपको 3 से 6 लाख के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15%, 20%, 30%, इस तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। न्यू रिजीम में टैक्स रेट कम है लेकिन डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। ओल्ड रिजीम में टैक्स के रेट ज्यादा है लेकिन आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलती हैं। तो डिपेंड करता है, आपको दोनों ही कैलकुलेशंस करके देखनी चाहिए कि ओल्ड रिजीम से टैक्स भरूंगा तब कितना टैक्स पड़ेगा, न्यू से कितना टैक्स पड़ेगा। फिर आपको चूज करना चाहिए कि आपको ओल्ड रिजीम के थ्रू टैक्स पे करना है या फिर आपको न्यू रिजीम के थ्रू टैक्स पे करना है। नेक्स्ट है वो इनकम्स जो आपकी टैक्सेबल इनकम्स में ऐड नहीं होती हैं। यानी कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि सैलरी से 5 लाख आ गए, 1 लाख कैपिटल गेन से आ गए, 1 लाख अदर इनकम से आ गए, तो 7 लाख होगी। इन सबको हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी इनकम्स होंगी जो यहाँ पे ऐड ही नहीं होंगी, जिन्हें टैक्सेबल ही नहीं माना जाएगा। जिसमें पहला है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आप कुछ भी एग्रीकल्चर से कमाते हैं, जैसे आपने आपने गेहूं उगाया, अनाज उगाया, आपने अनाज को बेचा, उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। आपने अपना एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दे रखा है, उस पे आपको इनकम हुई, टैक्स नहीं लगेगा। और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं
उन पे टैक्स नहीं लगता है। इसलिए तो आप बड़े बड़े आप सेलिब्रिटीज देखो, उनकी भी एग्रीकल्चरल इनकम वो शो कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम है उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं टैक्स सेव करने के लिए, कुछ लोग टैक्स चोरी करने के लिए भी करते हैं। फिर अगर एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पूरी प्रॉपर्टी को कौन संभालता है? कर्ता, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो हैं को पार्टनर्स। तो मान लो HUF ने साल का 10 लाख रुपए कमाया, जो HUF की प्रॉपर्टी से पैसा आया है वो 10 लाख रुपए आया है। अब HUF को तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद वो जो पैसा है वो सारे पार्टनर्स जो हैं, को पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनमें वो पैसा बट गया, तो उनके हाथ में जो पैसा आया है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो फैमिली की जो इनकम हुई है एज एन HUF, उसका हिस्सा मेंबर्स को मिला है, मेंबर्स के हाथ में वो पैसा फिर टैक्सेबल नहीं है। तो जो एस्टेट, जो प्रॉपर्टी HUF की है, उससे जो पैसा कमाया गया है और मेंबर्स को वो पैसा मिला है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि HUF की प्रॉपर्टी पे पहले सरकार ने जब टैक्स लगा दिया, HUF की इनकम हुई, उस पे टैक्स लग गया। अब उस इनकम का पैसा जब मेंबर्स को मिला उस फैमिली के, तो दोबारा थोड़े ना टैक्स लगेगा। तो इसीलिए सम पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली जो मेंबर्स के पास आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। सेम हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, मान लो आपने और मैंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू किया जिसका नाम है जिंक पार्टनरशिप फर्म। तो जिंक पार्टनरशिप फर्म ने साल में 10 लाख रुपए की कमाई करी, तो पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया। अब हम पार्टनर्स हैं, आपको और मुझे इसमें से 4-4 लाख रुपए इनकम हो गई। अब इस पे ऑलरेडी सरकार पहले टैक्स लगा चुकी है, तो जब अब हमारे पास वो इनकम आई है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ सिक्योरिटीज हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं जो नॉन रेजिडेंट्स को इशू होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये वो सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने 1 जून 2022 से पहले स्पेसिफाई कर दिया हो कि ये सिक्योरिटीज बॉन्ड्स NRIs को हम इशू कर रहे हैं, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 2002 से पहले की बात होनी चाहिए, जून 1 2002 से पहले सरकार ने अनाउंस किया होना चाहिए कि इन पे टैक्स नहीं लगे। उसके बाद वाली सिक्योरिटीज इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन कई बार क्या होता है, बॉन्ड्स सरकार ने इशू कर दिए नॉन रेजिडेंट्स को, जब उनका रिडम्पशन हुआ, यानी कि वो बॉन्ड्स वापस लेके NRIs को पैसे दे दिए, उस पे भी जो वो पैसा कमा रहे हैं NRIs, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये कब की बात है, ये सिक्योरिटीज कौन सी होनी चाहिए? जो गवर्नमेंट ने 1 जून 2002 से पहले स्पेसिफाई कर रखी हूं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन NRE अकाउंट। जो हमारा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, ये NRIs ओपन कर सकते हैं। अब NRE अकाउंट पे अगर आपको कोई इनकम होती है, इंटरेस्ट आप अर्न करते हो, उस पे NRIs को कोई भी टैक्स इंडिया में पे नहीं करना पड़ता है। हाँ, जो अकाउंट ओपन किया है NRE अकाउंट, वो RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, RBI के परमिशंस के अकॉर्डिंगली अगर है, तो NRE अकाउंट की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पे टैक्स नहीं लगता है। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट फॉर NRIs, सेविंग सर्टिफिकेट्स जो NRIs के लिए होते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो NRI इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो NRI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे सेविंग सर्टिफिकेट 1 जून 2022 से पहले इशू होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा पहले इशू होने चाहिए 2022 से, तब उन पे टैक्स नहीं लगता है, उनकी इंटरेस्ट इनकम पे NRIs को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, जो ये सेविंग सर्टिफिकेट है, ये फेमा की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और जिस करेंसी में वो सेविंग सर्टिफिकेट सब्सक्राइब किए गए हैं NRIs के द्वारा, वो भी कन्वर्टेबल एक करेंसी होनी चाहिए, इंडिया में अलाउड होनी चाहिए, तो फिर उन पे एग्जम्पशन होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पर्सन होता है या तो उसके पेरेंट्स या तो फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। जब इंडिया की 1947 की पार्टीशन नहीं हुई थी, तो वो अनडिवाइडेड इंडिया था, उसमें अगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। नेक्स्ट इज असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम जो है वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट से ज्यादा है, मान लो सरकार ने बोला है कि 3 लाख तक आप
की इनकम है अगर, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है, आप ना फाइल करो इनकम टैक्स रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम है 8 लाख साल की, सारे हेड्स मिला के आपकी इनकम 8 लाख है, तो ये टैक्सेबल कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बाकी जो कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आपकी इनकम 2 रुपए है या 2 करोड़ है। इनकम का लेवल मैटर नहीं करता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। नेक्स्ट, आईटीआर की अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के असेसीज हैं। जैसे इंडिविजुअल्स के अलग फॉर्म होगा आईटीआर फाइल करने का, कंपनीज का अलग होगा, पार्टनरशिप फर्म्स का अलग होगा, और ज्यादातर ये जो इनकम टैक्स फाइलिंग होती है ऑनलाइन ही होती है। लेकिन जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल रेजिडेंट्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है कभी भी प्रीवियस ईयर के दौरान। तो ऐसे जो सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं ये पेपर पे भी रिटर्न फाइल करके दे सकते हैं, लेकिन अगर उनका बिजनेस इनकम है या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है तब उन्हें फिर ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम के अलावा बाकी कैटेगरीज की सिर्फ इनकम है, फिर वो पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, बाकी सबको ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट है आधार एंड पैन इंटरचेंजेबिलिटी। तो जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2019 है उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, कुछ सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किए, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास आधार कार्ड तो है लेकिन पैन कार्ड नहीं है, तो फिर वो आधार नंबर यूज करके भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। ये इंडिविजुअल्स के लिए है। जो कॉर्पोरेट असेसीज हैं, जो कॉर्पोरेट वाले हैं जो टैक्स पे करते हैं, उन्हें एक तो टैक्स हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है। कॉर्पोरेट रिटर्न्स की फाइलिंग की लास्ट डेट होती है अक्टूबर 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, आई होप आपको समझ आ गया है कि जैसे अभी चल रहा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, तो ये असेसमेंट ईयर है, और 2023 और 24 प्रीवियस ईयर है। तो जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसका रिटर्न आप असेसमेंट ईयर में फाइल करते हो। तो 2023-24 की जो इनकम होगी कॉर्पोरेट की, उसका रिटर्न उनको अक्टूबर 31 तक असेसमेंट ईयर में फाइल करना ही करना पड़ता है। असेसीज चाहें तो अगर उन्हें लगता है कि उनकी रिटर्न्स में कोई एरर है, तो वो असेसमेंट ईयर के विद इन 1 ईयर तक, जो हमारा असेसमेंट ईयर का एंड हो रहा है उसके 1 साल के अंदर अंदर एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले ही उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाए फिर नहीं। असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले पहले या फिर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर वो रिवाइज्ड रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। जो चीज पहले होगी उससे पहले पहले आपको अपना कोई भी अगर एरर है वो आप करेक्ट करना चाहो आप करेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई लॉस हुआ है, अगर कोई कंपनी है उसने कोई प्रॉफिट तो कमाया नहीं है, सिर्फ उनका लॉस हुआ है, तो क्या तब उन्हें रिटर्न फाइल करना है? तो उन्हें लॉस भी हुआ है तो भी उन्हें डिक्लेयर करते हुए रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्योंकि लॉस ना आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो, लॉस आपका आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो मान लो मेरी कंपनी का इस साल 50,000 का लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में है तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये 50,000 मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगी, तो अगले साल अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो उसमें से ये 50,000 डिडक्ट हो जाएंगे पिछले लॉस के, और 4.5 लाख पे टैक्स लगेगा। तो इसलिए लॉस के टाइम पे भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ रिटर्न। तो देखो आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तो असेसिंग ऑफिसर के पास अब पावर होती है या तो समरी असेसमेंट की या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट की। समरी असेसमेंट में ये होगा कि जो आपका असेसिंग ऑफिसर होगा, आपने जैसा रिटर्न फाइल किया उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, आगे कोई इंक्वायरी नहीं करी, ये हो जाती है समरी असेसमेंट। लेकिन अगर आपका जो असेसिंग ऑफिसर है उसे लगता है कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने की जरूरत है, तो वो डिटेल्ड एग्जामिनेशन भी कर सकता है, वो आपकी टोटल इनकम डिटरमिन करेगा और असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा, और साथ में नोटिस ऑफ डिमांड भी इशू करेगा कि आपने तो अपना टैक्स बताया है 5 लाख, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली 50,000 एक्स्ट्रा आपको और पे करना है। तो फिर वो डिमांड करेगा, वो पेमेंट का डिमांड करेगा, आपको असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा, और इस स्क्रूटनी असेसमेंट के बाद जो ऑर्डर आपके पास आया है कि आपको 50,000 और टैक्स पे करना है, तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ दी सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर एंड डिमांड नोटिस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी का जो उसने स्क्रूटनी असेसमेंट में असेस किया है। तो मान लो मेरी कंपनी ने रिटर्न फाइल किया, हमने बोला 2 लाख टैक्स बनता है, उसने बोला ठीक है 2 लाख दे दो, समरी असेसमेंट है, कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई, एज इट इज एक्सेप्ट हो गया। लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या होगा, वो मेरी सारा रिटर्न चेक करेगा,
मेरी इनकम असेस करेगा और उसे लगेगा कि नहीं, इन्होंने 2 लाख बोला है, नहीं इनका 2.5 लाख बनता है, तो फिर वो मुझे नोटिस ऑफ डिमांड भेजेगा, असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। इस ऑर्डर के आने के 30 दिन के अंदर अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करने के लिए बोला गया है वो मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मैं अपना रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाती हूँ, मेरी कंपनी एज एन इंडिविजुअल मैं रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाती हूँ, तो फिर जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो नोटिस इशू कर सकता है कि आप अपना रिटर्न फाइल करो, और लेट फाइलिंग पे तो फिर पेनल्टीज लगती ही हैं। एंड असेसिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी की इनकम की जो असेसमेंट है उसे रीओपन करे, रीअसेस करे। उसके पास पावर होती है कि पुराने अकाउंट उठा के भी वो कहेगा कि नहीं, इनकी रीअसेसमेंट करो। तो ये असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? इनकम टैक्स वाले। ये आपकी इनकम को असेस करते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इसमें सबसे पहले आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पे एज यू अर्न, कि जैसे जैसे आप कमा रहे हो साथ साथ में आप टैक्स पे करते जाओ। तो मान लो कि मैंने जो एडवांस टैक्स पे किया था वो मेरे एक्चुअल टैक्स से कम है, तो जब मैं रिटर्न फाइल करूंगी तो जो मेरा एक्चुअल टैक्स बनता है एक्स्ट्रा मुझे पे करना, मैं वो भी पे कर दूंगी। आपको एडवांस टैक्स कब पे करना पड़ता है? आपको तब पे करना पड़ता है अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 10,000 से ज्यादा की है, यानी कि आपका एक साल में 10,000 से ज्यादा का अगर टैक्स बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। कितना? 15 जून या उससे पहले आपको 15% एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि अगर मेरी साल की टैक्स जो है लाइबिलिटी वो 1 लाख रुपए की है, तो साल का मुझे 1 लाख टैक्स सरकार को देना है, तो 15 जून से पहले पहले मुझे 15% यानी कि 15,000 टैक्स पे करूंगी। ठीक है, फिर 15 सितंबर तक मैं टोटल का कितना है 45%, 45,000 तक मैं सरकार को पे कर दूंगी। 15 दिसंबर तक मुझे 75% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना है, और 15 मार्च तक मुझे जितना भी मेरा एडवांस टैक्स बनता है 100% मुझे पे कर देना है। तो ये एडवांस टैक्स आपको परसेंटेजेस याद रखनी पड़ेंगी, 15, 45, 75 और 100। ठीक है, तो ये जून आपका 6वां महीना है, 9वां महीना, 12वां महीना, और फिर अगले साल का तीसरा महीना। तो 6, 9, 12, 3 इस तरीके से आपको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखो, मान लो अगर आपकी सैलरी साल की 12 लाख रुपए है, तो पर मंथ आपका कितना बनता है? 1 लाख। तो 1 लाख आपको इनकम पूरी नहीं आती, आपका जो इंप्लॉयर होगा वो इसमें से टैक्स काट के फिर आपको सैलरी देगा। मान लो आपका टैक्स कितना बन गया? 10,000 बना मंथ का, तो आपको 90,000 आएंगे। तो जो आपके इंप्लॉयर ने आपकी इनकम में से टैक्स काटा और सरकार को दे दिया, ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे बोलते हैं टीडीएस। कि जब भी आपका एम्प्लॉय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसकी एम्प्लॉय की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, तो वो टीडीएस काट के एम्प्लॉय को इनकम दे देगा उसकी, और जो टैक्स है वो सरकार के पास जमा करवा देगा। ये है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं गई स्कोडा वालों के शोरूम में, मैंने वहां से खरीदी गाड़ी, गाड़ी थी 13 लाख की। ठीक है, तो अब ये जो सेलर है, सेलर जब मुझे गाड़ी बेचेगा तो उस गाड़ी के 13 लाख के अंदर टैक्स का कंपोनेंट भी है। तो वो पहले ही मेरी गाड़ी जो मैंने खरीदी है, 13 लाख मैं इस इंसान को दे रही हूँ, तो जो 13 लाख स्कॉडा वाले मुझसे ले रहे हैं उसमें कुछ टैक्स का भी एलिमेंट आता है, और ये टैक्स होता है टीसीएस। अगर आप एक कोई सामान खरीदते हो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का है, या गवर्नमेंट ने बोला है टीसीएस काटने के लिए, तो जो सेलर होगा, जो सामान बेच रहा है, वो टैक्स पहले ही मुझसे वसूलेगा और किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। तो मेरी जो सैलरी है उसमें से टीडीएस कटेगा, और जब मैं कुछ पर्टिकुलर सामान खरीदती हूँ जैसे कार वगैरह, तो उसमें से पहले ही कुछ टैक्स भी सेलिंग अमाउंट में एडेड होता है, और वो जो अमाउंट होगा वो जो सेलर है वो टीसीएस के फॉर्म में सरकार के पास जमा करा देगा। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लिया। तो हो सकता है कि कार 12,50,000 की थी, 50,000 जो टैक्स है वो टीसीएस है, जो कि ये सेलर बाद में सरकार को जमा करवा देगा। तो पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लिया गया, ये टीसीएस है। तो सैलरी वगैरह में से टीडीएस कटता है। जब आप कोई कुछ सामान खरीदते हो, जो सेलर टैक्स काट रहा है बीच में से, पहले ही वसूल रहा है, वो है टीसीएस। तो कौन से ऐसे इंस्टांसेस है जहां पे टीडीएस या टीसीएस होगा, डिडक्ट होगा या कलेक्ट होगा? आपकी सैलरीज में से हमेशा डिडक्शंस होती हैं।
आपको कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी टैक्स कट के ही आपके पास पैसा आता है। और भी आपकी कोई एफडीज हैं, आरडीज हैं, उन पे भी टैक्स कट के आता है आपके पास, पहले ही टीडीएस टीसीएस कटता है। फिर कोई पेमेंट होनी है कॉन्ट्रैक्टर को, सब कॉन्ट्रैक्टर को, उन्होंने कोई काम किया है, जैसे लेबर सप्लाई किया है, कोई भी काम हुआ है, तो पेमेंट जो होगी कॉन्ट्रैक्टर को, सब कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें से भी टैक्स पहले ही कटेगा, फिर पेमेंट होती है। जो ब्रोकरेज या कमीशन पे किया जाता है, किसी को कोई प्रोफेशनल फीस पे करते हो, जैसे किसी से आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, तो आप कंसल्टेंसी फीस दोगे, उसमें से आप पहले ही टैक्स पे करोगे, तो जो एम्प्लॉयर है या जो पेयर है वो पहले ही टैक्स काट लेगा उसमें से। फिर पेमेंट ऑफ रेंट है, कोई कोई रेंटल पेमेंट है, लैंड का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीनरी का, उसमें से भी टैक्स कटेगा। कोई प्रोफेशनल टैक्स, टेक्निकल फीस है कंसल्टेंसी की, कोई लीगल सर्विसेज की फीस है, टेक्निकल सर्विसेज की फीस है, उसमें से भी टैक्स कटेगा। कोई नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट होता है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट है, रॉयल्टी का पेमेंट है, टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट है, कोई भी चार्जेबल अमाउंट है, तो उसमें से पहले टैक्स कटता है, फिर आपके पास पेमेंट आती है। और जो ये पर्सन टैक्स काट रहा है उसके पास टैन नंबर होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो अभी मैं एड्यूटैप में काम करती हूँ, तो मेरी जो सैलरी आती है उसमें से टीडीएस कट के आ रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये जो एड्यूटैप मेरे एम्प्लॉयर हैं, इनके पास एक टैन नंबर होगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। और उनको ये नंबर कैसे मिलता है, उन्हें फॉर्म नंबर 49B फिल करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर मिल गया। और किस रेट पे टैक्स डिडक्ट होता है, हर साल जब ये बजट आता है ना, तो उसमें फाइनेंस एक्ट के अंदर अमाउंट स्पेसिफाइड होते हैं कि इतने अमाउंट तक की अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इतना टैक्स काट लो, पहले इतने तक की पेमेंट है तो इतने परसेंट टैक्स काट लो, तो उन्हीं परसेंटेजेस के हिसाब से टैक्स काटा जाता है। और जब आपने टैक्स डिडक्ट कर दिया तो उस मंथ के एंड के 1 वीक के अंदर अंदर वो जो टैक्स डिडक्टेड है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। सो ऐसा नहीं है कि वो सारा टैक्स पूरा साल कलेक्ट करते रहेंगे और एंड में गवर्नमेंट को देंगे। तो मंथ एंड हुआ टैक्स कटने के बाद, उसके 1 वीक के अंदर अंदर वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करवाया जाएगा। अगर ऐसा अमाउंट है जैसे इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल फीस है, कोई रेंट है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अकाउंट्स में क्रेडिट हो गया अमाउंट, एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि एड्यूटैप ने जो हमें सैलरीज पे करनी है, उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया कि सैलरी पेड टू मेघा 20,000, उन्होंने ये लिख दिया कि 20,000 सैलरी पेड टू मेघा। अभी एक्चुअली मेरे अकाउंट में सैलरी आई नहीं है, स्टिल इसमें से टीडीएस काटा हुआ माना जाएगा और ये अमाउंट जो है सरकार के पास एड्यूटैप को जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनआरआईज को पेमेंट। एनआरआईज को जब आप पेमेंट देते हो, क्या उसमें से भी टीडीएस कटेगा? तो कटेगा। कोई इंटरेस्ट पेमेंट है या कोई भी सम जब आप एनआरआईज को पे करते हो, उसमें से भी आप टीडीएस काट लेते हो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ डिडक्शन क्या होगा जिसपे टैक्स काटा जाएगा, फाइनेंस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है। लेकिन आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का भी ध्यान रखना है। देखो, अगर एक पर्सन है वो दुबई में रहता है, वो दुबई में लगातार रह रहा है बहुत टाइम से, और उसकी कुछ इनकम इंडिया से आती है, कुछ उसकी इनकम दुबई से आती है, तो ऐसा अगर हो जाए कि वो इंडिया में भी इनकम टैक्स पे कर रहा है, दुबई में भी टैक्स पे कर रहा है, सेम अमाउंट पे दो दो बार टैक्स पे कर रहा है, तो उसको तो डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि पर्सन एक ही जगह टैक्स पे करेगा, या इंडिया में या दुबई में। तो जब भी एनआरआईज का टैक्स काटना है, आपको टीडीएस काटना है, तो आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को ध्यान में लेके काटना है। क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में लोअर रेट होता है कि हम बाकियों का अगर 15 काट रहे हैं, एनआरआईज का हम सिर्फ 7.5 काटेंगे, बाकी का 7.5 वो दुबई में पे करेंगे, ताकि उसको डबल डबल टैक्स ना पे करना पड़े कि 15% इंडिया में भी पे कर दिया, 15 दुबई में भी जाके पे कर दिया, जो भी फॉरेन कंट्री है जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। अब जो भी पर्सन टीडीएस काटता है, जैसे मेरी सैलरी के केस में एड्यूटैप ने टीडीएस काटा है, तो उन्हें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं सरकार को प्रिस्क्राइब फॉर्म में कि हमने ये सैलरीज दी थी, हमने ये पेमेंट दी थी, ये हमारी नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट थी, इतना इतना हमने टीडीएस काटा है, इतना इतना हमने टीडीएस आपको जमा करवा दिया। ठीक है, तो मान लो जून है, जून महीने का जो टीडीएस कटेगा वो जून खत्म होने के बाद 7 जुलाई तक, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर सरकार को दे देना है। और क्वार्टरली, हर क्वार्टर के जो रिटर्न्स हैं वो एड्यूटैप को फाइल करने पड़ेंगे सरकार के पास।
नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस प्रोविजंस। तो टीडीएस एड्यूटैप ने काटना है तो उन्हें सारी प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो पेनल्टी भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो पहली बात है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर एक कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से मान लो टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट लिया लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया, तो फिर उससे क्या होगा, डिसअलाउंस ऑफ रेलिवेंट एक्सपेंडिचर। देखो अब मान लो एक कंपनी है उसकी इनकम हुई है 1 करोड़ रुपए, लेकिन फिर वो 1 करोड़ उनके पास आए, उसमें से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, 10 लाख सैलरीज में चले गए, 10 लाख रेंट में चला गया, तो माइनस करने के बाद कितना बचा, 80 लाख। तो उनको 80 लाख पे रेंट पे करना है। ये जो एम्प्लॉयज को 10 लाख रुपए पे किए गए हैं वो उनकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस किया गया है, तो फिर 80 लाख पे टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इस कंपनी ने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया या डिडक्ट करने के बाद सरकार के पास नहीं जमा कराया, फिर वो ये डिडक्शन नहीं होने देंगे बीच में से, वो बोलेंगे ठीक है फिर अब तुम 90 लाख पे करो हमें टैक्स। तो एक्सपेंडिचर को अलाउ ही नहीं करेंगे डिडक्ट करना बीच में से। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं कंपनीज, तो उसमें से अपने खर्चे माइनस करती हैं, फिर उसके बाद जो इनकम बचती है फिर उस पर टैक्स पे करती है। लेकिन सरकार बोल दी कि नहीं कुछ नहीं माइनस होगा, ये तुमने एम्प्लॉयज के टीडीएस नहीं पे किए हैं तो भी एम्प्लॉयज की सैलरी जो है ये तुम्हारी इनकम में से माइनस नहीं शो होगी, तुम्हें अब सब पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से भी पे करना पड़ता है। जो टीडीएस का अमाउंट था जो डिडक्ट होना चाहिए था या जो सरकार के पास जमा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो जब तक नहीं हो जाता, जितना डिले पीरियड है उतने में आपको 12% पर एनम का टैक्स पे करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, जिसको टीडीएस काटना था। फिर गवर्नमेंट जो है डिडक्टेबल टैक्स जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन से जरूर वसूलती है, और अगर नॉन पेमेंट होता है टीडीएस का तो उससे 3 महीने से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है जिसको टीडीएस काटना था उसको। अगर कोई टीडीएस रिटर्न सही से फाइल नहीं करता है, स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है, तो 200 पर डे, जितने दिन का डिफॉल्ट है उतने दिन का 200 पर डे के हिसाब से लगा लो, उतनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पेनल्टी का अमाउंट टीडीएस से ज्यादा को के, मान लो कंपनी ने टीडीएस कितना करना था पे, 50,000 करना था, तो पेनल्टी मैक्सिमम 50,000 की हो सकती है। जितना टैक्स डिडक्टेबल अमाउंट है उससे ज्यादा की पेनल्टी नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है पैन नंबर। पैन क्या होता है आपका, ये आपका 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है जो आपको इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जहां पे आपको पैन नंबर अपना कोड करना पड़ता है ताकि अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आप टैक्स इवेजन ना कर सको। तो आपका पैन नंबर कई जगह पे कोड करना जरूरी है। जैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो पैन कार्ड जरूरी है। अगर इनकम माइनर की है, ठीक है, अकाउंट जो है वो माइनर का है, चाहे उसकी कोई टैक्सेबल इनकम ना हो, पैन कार्ड फादर का लगता है या मदर का या जो भी गार्डियन है उसका पैन कार्ड लगेगा। अगर पेरेंट या गार्डियन के पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर फॉर्म नंबर 60 लगता है, वो सबमिट करना पड़ता है। अगर कोई एफडी परचेज कर रहा है, कोई टाइम डिपॉजिट परचेज कर रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है, तब भी आपको पैन कार्ड जमा करवाना पड़ता है। फिर आप अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का कैश जमा करवाना चाहते हो एक ही दिन में बैंक के अंदर, तब आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। अगर कोई कैश पेमेंट है बैंक ड्राफ्ट के लिए, पे ऑर्डर के लिए, बैंकर्स चेक के लिए, 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो फिर पैन कार्ड आपको साथ में शो करना पड़ता है। अगर पेमेंट है इन कैश, 25,000 से ज्यादा की इन कैश पेमेंट है, आपको फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंस करना है, आपको कोई फेयर है, कोई आपने ट्रैवल एजेंट को पेमेंट करना है, टूर ऑपरेटर को पेमेंट करना है, आपको फॉरेन करेंसी परचेज करनी है, तो फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड अगर एक्सपेंस आपका 25,000 से ज्यादा का है और कैश में पेमेंट है तो आपको पैन कार्ड साथ में देना पड़ता है। एंड पेमेंट्स जो हैं, जो ये फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, पेमेंट्स टू एन ऑथराइज्ड पर्सन एज डिफाइंड अंडर द फेमा फॉर ट्रैवल पर्पसेस। तो ट्रैवल पर्पसेस के लिए जो आप कैश एक्सचेंज कराते हो वो आप कहाँ से करवाते हो, ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करवाते हो। और ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, जो फेमा के अंडर मेंशन्ड है कि ये लोग ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं, तो उन्हीं के थ्रू ये कैश एक्सचेंज करवाया जाता है। तो जैसा हमें पता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 60 भरते हो, कुछ ऐसा दिखता है फॉर्म नंबर 60। तो ये आपको भरना पड़ता है डिक्लेरेशन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। मान लो एक फार्मर है और वो पटेटोज ग्रो करता है, अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है पटेटोज का दैट इज 150 रुपीज, और लेज कंपनी है
उसे पोटैटोज की रिक्वायरमेंट है चिप्स बनाने के लिए। अभी मन चल रहा है जून, एंड जो फार्मर है उसे सेल करने हैं पोटैटोज दिसंबर में, लेकिन उसे लगता है कि प्राइस हो सकता है कि दिसंबर में 130 चला जाए या 140 चला जाए, लेकिन अभी तो उसके पास पोटैटोज रेडी नहीं है। तो वो फ्यूचर के लिए अभी अपना रिस्क कैसे कम कर सकता है? सेम लेज को दिसंबर में पोटैटोज की जरूरत है, लेकिन लेज कंपनी को लगता है कि जो पोटैटोज की वैल्यू है वो 150 रुपीज अभी है और फ्यूचर में 170 या 180 हो सकती है, लेकिन इसे भी कुछ महीनों के बाद ही पोटैटोज का रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों पार्टीज अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हैं? ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेज और जो फार्मर है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप हमें, लेज बोलेगा फार्मर को कि आप हमें दिसंबर में 150 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज प्रोवाइड करोगे। अब फार्मर को क्या फायदा है? अगर कल पोटैटोज की वैल्यू गिर भी जाती है तो फार्मर को तो 150 रुपीज मिलना ही मिलना है, और कल अगर पोटैटोज की वैल्यू बढ़ भी जाती है तो लेस को तो सिर्फ 150 रुपीज ही पे करना है। तो दोनों ने अपना जो रिस्क है उसे हेज कर लिया, उसे कम कर लिया। तो ये एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? एक कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट से हो रही है, तो कमोडिटी इन्वॉल्व है, तो कमोडिटी डेरिवेटिव उसे बोला जाएगा। इसमें हमने कमोडिटी किसको माना? पोटैटोज को। वो कोई मेटल भी हो सकता है, कोई एग्रीकल्चरल और भी चीज हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू? एक कमोडिटी पे। तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जब दिसंबर आएगा तो फार्मर और लेज में एक्सचेंज होगा मनी एंड पोटैटोज का। तो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स है। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। इसमें एक्चुअली कोई गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं होते हैं, इसमें जो चीज इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस मूवमेंट के थ्रू आप पैसा कमाने की कोशिश करते हो। तो मान लीजिए कि टाटा पावर है जैसे कंपनी, और उसका शेयर है अभी 250 रुपीज का। मुझे लगता है कि ये शेयर फ्यूचर में 250 क्रॉस करेगा, इसकी वैल्यू अप जाएगी। ठीक है, आपको लगता है कि इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस कर लेते हैं। हम ना 1000 शेयर को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम एक्चुअली 1000 शेयर खरीदेंगे नहीं, हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, अदरवाइज पूरे शेयर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि शेयर कल हो गया 253 रुपीज का, तो 3 रुपए ऊपर गया। मैंने बोला था ऊपर जाएगा और ऊपर चला गया, तो 3 रुपए ऊपर गया है। हमने 1000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने 3000 का प्रॉफिट कमा लिया। आपने बोला था नीचे जाएगा, तो आपका लॉस, मेरा फायदा। अगर मान लो ये शेयर कल 245 चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो 5 रुपीज नीचे चला गया, तो आपने कितना पैसा कमा लिया? 5000 रुपीज। तो मेरा लॉस हुआ 5000 का, आपने गेन किया 5000। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस का फायदा क्या है कि एक तो खरीदना नहीं पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे सच में 250 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर खरीदने होते टाटा पावर के, तो मुझे 2.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस करके मैं प्रॉफिट कमाऊंगी और लॉस भी मेरा कम रहेगा। मुझे 2.5 लाख का 2.5 लाख नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये किन्हीं सर्विसेज, राइट्स, वेदर को लेके भी लोग ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक ने बोला कि वेदर जो है वो इतना ऊपर चला जाएगा, जो टेम्परेचर है, एक ने बोला कि नहीं कम जाएगा, तो उस हिसाब से लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शेयर्स की प्राइसेस को लेके भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। अब एक टाइप का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? मान लो कि मुझे लगता है कि इसका प्राइस जो है फ्यूचर में, एक शेयर है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे टाटा पावर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है और आपको लगता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे मान लो आपके पास टाटा पावर के शेयर्स हैं, आपके पास टाटा पावर्स के 200 शेयर्स हैं। ठीक है, मुझे लगता है टाटा पावर्स के जो शेयर्स की वैल्यू है सामने से बढ़ने वाली है अगले 2 महीने में, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें मैं कॉल ऑप्शन परचेज करती हूँ। कॉल ऑप्शन परचेज में क्या होगा? मेरे पास राइट होगा
फ्यूचर में आपसे शेयर्स बाय करने का। अभी मान लो टाटा पावर के शेयर की वैल्यू 250 रुपीज चल रही है, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में 3 महीने के बाद हम देखेंगे कि शेयर्स की वैल्यू कितनी है। मैंने कॉल ऑप्शन परचेज किया है, मान लो फ्यूचर में वैल्यू चलेगी, अभी 250 रुपीज की वैल्यू है, फ्यूचर में चलेगी 280, लेकिन हमने तो 250 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपसे ये 200 शेयर्स खरीद सकती हूँ 250 के प्राइस से, तो मैंने 30 रुपए पर शेयर बचा लिया, कमा लिया, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ये शेयर की वैल्यू 230 चलेगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 250 का, तो मैं आपसे वो शेयर नहीं खरीदूंगी। कॉल ऑप्शन में मेरे पास राइट है कि मैं खरीद सकती हूँ, ऑप्शन है मेरे पास, जरूरी नहीं है कि मुझे खरीदना ही खरीदना है। अगर मुझे फायदा हो रहा तो मैं खरीदूंगी, नहीं हो रहा तो मैं नहीं खरीदूंगी, इसमें क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है आपसे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेम ही कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कंटिन्यू करें, सेम ही अगर हम एग्जांपल को लेके चलें, आपने मान लो पुट ऑप्शन परचेज कर लिया, आपके पास 200 शेयर्स हैं, अभी टाटा पावर का शेयर 250 रुपीज ईच है, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन परचेज किया है, इसमें आपके पास राइट आ जाता है सेल करने का या ना करने का। तो अभी हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 250 रुपीज का शेयर का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, 2 महीने बाद का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 महीने बाद इस शेयर की वैल्यू चली जाती है 240, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 250 का, आपने कॉल ऑप्शन परचेज कर रखा है, कॉल ऑप्शन में राइट टू सेल होता है। अब यहाँ पे क्या आप 250 रुपीज में शेयर सेल करना चाहोगे? ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 240 चल रहा है, आपने 250 का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली आप अपना पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। यहीं पे अगर मार्केट में शेयर की वैल्यू 260 हो गई है या 270 हो गई है, तो ऑब्वियसली आप मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहोगे, सो यू हैव द राइट टू सेल एंड यू हैव द राइट कि आप ना सेल करो, ठीक है। तो आप वहीं पे सेल करोगे जहां पे आपका फायदा हो रहा है, अगर मार्केट प्राइस 260 है तो फिर आप 250 वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाले में नहीं बेचोगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन होता है, एडवांस में ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि हमारे पास ऑप्शन है फ्यूचर में, अगर तो आप ऑप्शन खरीदते हो कि फ्यूचर में आपके पास राइट होगा खरीदने का या ना खरीदने का, तो वो कॉल ऑप्शन है। पुट ऑप्शन होता है, राइट होता है बेचने का या ना बेचने का, उसे पुट ऑप्शन बोलते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में जिस सिचुएशन में आपको ज्यादा फायदा हो रहा होगा आप वही ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजैक्शन। तो कमोडिटीज को लेके जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो टैक्सेबल हैं। अगर किस चीज का सेल हो रहा हो, कमोडिटी डेरिवेटिव्स का, कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो किसी किसी इंडेक्स पे या प्राइस पे बेस्ड है, कहीं पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ऑप्शन सेल हो रहे हैं, और ऑप्शंस इन गुड्स रिलेटेड टू कमोडिटीज, इनमें से किसी का भी अगर सेल हो रहा है तो उन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगता है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और कमोडिटीज को लेके ट्रेडिंग हो रही है तो उनपे टैक्स लगता है। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये या तो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो और इनमें नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को लेके जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनपे टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। तो कमोडिटीज पे जो ट्रांजैक्शन होती है तो उनपे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कमोडिटी डेरिवेटिव खरीद रहे हो, तो उस पे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अब टैक्स कितना पे करना पड़ता है ये आप एक बार टेबल रीड कर लीजिएगा कि रेट कितना है और कौन पे करता है। 3 सिचुएशंस है जहां पे बायर पे कर रहा है, 4 सिचुएशंस है जहां पे सेलर टैक्स पे कर रहा है। तो अगर सेल ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव हो रहा है, सेल ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव बेस्ड ऑन index of prices of commodities, sale of option on commodity derivative, sale of option in goods, तो यहाँ पे सेलर पे करेगा। यहाँ पे 0.01, 0.01, 0.05 एंड 0.05। कुछ जगह पे बायर को कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे कि सेल ऑफ ऑप्शंस ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव्स वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, मैंने आपको बताया ना कॉल एंड पुट ऑप्शन होता है, वहां पे ऑप्शन होता है कि खरीदना है खरीदो, पुट कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में होता है बेचने का ऑप्शन होता है। तो अगर तो कोई अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले तब तो फिर बायर को पे करना पड़ता है टैक्स, अगर कोई अपना ऑप्शन ना एक्सरसाइज करे तो फिर सेलर को टैक्स पे करना पड़ता है। तो एक बार आप ये जो टेबल है इसे रीड कर लीजिएगा एंड हल्का सा आइडिया ले लेना। नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये कलेक्ट कौन करेगा? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेलर से
कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्ट करें। तो जो भी सेलर्स कमोडिटी ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं, टैक्सेबल कमोडिटी ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज पे, तो स्पेसिफाइड रेट पे वो सेलर्स टैक्स देंगे स्टॉक एक्सचेंजेस को, और वो स्टॉक एक्सचेंजेस फिर टैक्स किसको पे करती हैं, आगे गवर्नमेंट को दे देती हैं। तो कब पे करना होता है, जैसे जून का जो टैक्स है वो जुलाई की 7 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। तो हर महीने आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया वो अगले महीने की 7 तारीख तक स्टॉक एक्सचेंज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज बाय चांस टैक्स कलेक्ट करने में फेल हो जाता है, वो फिर भी लायबल होगा टैक्स का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना। अब मान लो कि एक सेलर है, उसने टैक्स पे करना था, तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है सेलर से टैक्स लेना। तो मान लो 5 करोड़ का टोटल टैक्स बन रहा है और इस सेलर से स्टॉक एक्सचेंज ने 5 करोड़ का टैक्स लिया ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये 5 करोड़ स्टॉक एक्सचेंज से वसूलेगी। उसकी लाइबिलिटी है स्टॉक एक्सचेंज की सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। अब स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं कलेक्ट किया, ये उनकी गलती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स जरूर कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे बहुत सारे टैक्स लगते थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट लगता था, ऑक्ट्रॉय लगती थी। अब सारे टैक्स को हटा के एक ही टैक्स लगता है, उसे बोला जाता है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो आपका इनकम टैक्स है, आप डायरेक्टली अपनी इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो आप उस सामान को खरीदने का जो प्राइस पे करते हो ना, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो वो इनडायरेक्टली आप एक तरीके से टैक्स पे कर रहे हो। तो आपने अगर 10 रुपए का लेज का पैक खरीदा है, तो उसमें से 2 रुपए टैक्स है, आप 10 रुपए पे कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपसे ये टैक्स लिया जा रहा है 2 रुपए का। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पे ये जो नया टैक्सेशन सिस्टम है, जीएसटी लिवाई किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मल्टीपल स्टेजेस हैं इस टैक्स में, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो वैल्यू एडिशन पे लगता है। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो फ्लावर एंड शुगर, मतलब आटा और जो चीनी है, वो जिसने मैन्युफैक्चर किया, उसने बेचा उसे, मान लो उसने 100 रुपए का सामान बेचा, उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ा। 10% के हिसाब से उसने 10 रुपए टैक्स पे किया। अब जिसने ये फ्लावर एंड शुगर खरीदा, उसने उनके बनाए बिस्किट और बेचे आगे 200 रुपए के, ठीक है, और उसको भी 10% टैक्स पे करना है, कितना, 20 रुपए। लेकिन ऑलरेडी इसमें जो 100 रुपए का एलिमेंट है, उसपे तो ऑलरेडी 10 रुपए टैक्स पे किया जा चुका है। ये बिस्किट बनाने वाले ने कितनी वैल्यू ऐड की है, 100 रुपए के तो पहले ही था सामान, उसने 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, जिसपे ऑलरेडी 100 पे पहले टैक्स पे किया जा चुका है। जो इसने 100 रुपए की वैल्यू ऐड की है, ये सिर्फ उस पे टैक्स पे करेगा, यानी कि 10% के हिसाब से 10 रुपए टैक्स पे करेगा। ठीक है। अब सामने एक कंपनी को उसने ये 200 रुपए के बिस्किट बेच दिए। अब ये कंपनी ने क्या किया, अपना लेबल लगाया, पैकेजिंग करी और इन्हें 250 रुपए में आगे बेच दिया। ठीक है। तो क्या ये 250 रुपए पे 10% टैक्स पे करेगा? नहीं, इसने सिर्फ 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी है। पहले ये 200 रुपए का था, इसने अपनी पैकेजिंग वैकेजिंग करके उसे 250 का बना दिया। इसने 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, तो ये सिर्फ 50 रुपए पे 10% टैक्स पे करेगा, यानी कि 5 रुपए टैक्स पे करेगा। तो जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, वो उतने पे ही टैक्स पे करेगा। पहले क्या होता था, ये 100 पे टैक्स पे कर रहा है 10 रुपए, ये 200 पे 20 रुपए, ये 250 पे 25 रुपए, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते चीज बहुत महंगी हो जाती थी। अब क्या है, जिस लेवल पे जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, वो सिर्फ उतने पे ही टैक्स पे करेगा। ठीक है। अगर वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देता है, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ठीक है। अब मान लो इसने 200 रुपए का सामान बेचा, इसने 10% के हिसाब से 20 रुपए टैक्स पे कर दिया, लेकिन ऑलरेडी 10 रुपए तो ये पे कर चुका है, तो इसे गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपए वापस आ जाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले रॉ मटेरियल है, इसने बेचे मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। तो जो जो जितनी जितनी वैल्यू ऐड करता जाता है प्रोडक्ट में, वो उतनी वैल्यू पे ही टैक्स चार्ज होगा उसके।
तो प्रोडक्ट जैसे जैसे मूव करता है, यहाँ पे पहले वो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर ने कुछ बना दिया, उसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। तो जिस स्टेज पे जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती है, पहले 50 रुपए का था, ठीक है, उस पे 50 रुपए पे टैक्स पड़ेगा, उसने आगे बेचा, मैन्युफैक्चरर ने बिस्किट बना दिए, लेकिन 50 रुपए जो उसका पोर्शन है उस पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। तो जो जो जितना जितना अपने स्टेज पे प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है, तो सिर्फ वैल्यू एडेड जितनी है उसी पे टैक्स पड़ता है, तो इसे वैल्यू एडेड एक तरीके से टैक्स बोला जाएगा। अब मैंने एक टर्म यूज किया कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में मान लो बिस्किट मैन्युफैक्चर हुए, बिस्किट कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए? मध्य प्रदेश में। और कंज्यूम क्या हुए? खरीद किसने लिए? पंजाब ने उन बिस्किट्स को खरीद लिया। गुड्स कंज्यूम कहाँ पे हो रहे हैं? पंजाब में। तो वो जो टैक्स लगेगा जीएसटी का, वो पंजाब में लगेगा। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लीवाई करेगी। तो जो डेस्टिनेशन है गुड्स की, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब जीएसटी का फायदा क्या है? एक तो कंप्लायंस इजी है, इसको टैक्स को भरने का जो प्रोसेस है पुराने टैक्सेस से काफी ज्यादा सिंपल है। टैक्स रेट काफी यूनिफॉर्म है, उनका स्ट्रक्चर जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है। कास्केडिंग इफेक्ट पहले कैसे होता था कि पहले 50 रुपए की चीज 100 में बिकी तो 50 पे टैक्स लगा, फिर 100 पे लगा, फिर आगे रिटेलर ने अपना प्राइस ऐड करके उसे 200 का बना दिया, उसने 200 पे टैक्स पे कर दिया। तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे टैक्स लगा। लेकिन अब इसे अ, हटा दिया गया है, अब सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। पहले कास्केडिंग इफेक्ट होता था कि सेम चीज पे बार बार टैक्स लग रहा है। जब यहाँ पे 50 रुपए पे ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है, तो फिर वो पूरे 100 रुपए पे क्यों टैक्स पे करे? वो बाकी के जो उसने वैल्यू ऐड करी है 50 रुपए, सिर्फ उस पे टैक्स पे करेगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स पे टैक्स भरते जा रहा, सेम चीज पे 3 3 बार 4 4 बार टैक्स पे कर रहे हो। वो अब रिमूव हो चुका है, और सारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होने के बाद जो कॉस्ट है वो कम हो गई है, कंज्यूमर को भी फायदा मिला है। तो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज की जो कॉम्पिटिटिवनेस है बढ़ी है। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? थोड़ा टैक्स का जो सिस्टम है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, और टैक्स की इवेजन करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखो, जब होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है, अब रिटेलर क्या चाहता है कि मैं जितनी वैल्यू ऐड करूं, मुझे उतने पे ही टैक्स पे करना है ना? होलसेलर क्या चाहता है कि मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान लिया, तो मैंने जितनी वैल्यू ऐड करी मैं उसी पे टैक्स दूं। तो ये प्रूव करने के लिए कि पुराने वाले ने टैक्स पे किया है, रिटेलर को होलसेलर से बिल चाहिए, होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से बिल चाहिए, तो टैक्स को चोरी करना मुश्किल हो चुका है। तो गवर्नमेंट को ये फायदा है, रेवेन्यू ज्यादा एफिशिएंट हुआ है, टैक्स का बेस अब बढ़ गया है। ठीक है। कंज्यूमर्स को क्या फायदा है? मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह अब एक सिंगल ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का सिस्टम है। ओवरऑल जो बर्डन है वो कम हो गया है, क्योंकि अब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स पे टैक्स आप नहीं पे करते हो। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जीएसटी के। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है? एक होता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, एक होती है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेम ही स्टेट में, मान लो चीज मैन्युफैक्चर हुई, सेम ही स्टेट में बिक गई, ठीक है, तो बिस्किट पंजाब में बने, पंजाब में बिक गए, तो बाहर नहीं गया किसी स्टेट में सामान, सेम ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है उन पे एक तो सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और एसजीएसटी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी टैक्स लगाती है। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान गया है, तो उस पे लगता है आईजीएसटी। ये लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन जो पैसा आता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड होता है। तो पंजाब से अगर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पंजाब अगर सामान गया है, बिका है, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, और जो भी पैसा आएगा वो फिर सेंट्रल और स्टेट डिवाइड कर देगी। जो डेस्टिनेशन होगी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो फिर सेंट्रल और स्टेट में वो टैक्स जो है डिवाइड हो जाए। तो जहां पे कंज्यूम करा जाता है चीज को, तो अगर पंजाब में चीज कंज्यूम हुई है तो उन्हें टैक्स का हिस्सा मिलेगा। तभी तो जब जीएसटी आया था तब इस चीज का बहुत विरोध हुआ था कि आप कंजम्पशन करने वाली स्टेट को फायदा दे रहे हो, जो मैन्युफैक्चर कर रही है स्टेट उसे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब अगर हम जीएसटी का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें, तो लगभग 160 कंट्रीज हैं जहां पे जीएसटी
टैक्स जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑब्वियसली हर कंट्री का स्ट्रक्चर जो है उनकी इकोनॉमी के हिसाब से है। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद से हमारा एम है कि हमारी जो मार्केट है ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने, ज्यादा स्टेबल बने, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इंडिया की जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल ट्रेड फोरम्स पे अच्छी हो। क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया को बार बार क्रिटिसाइज किया जाता था, तुम्हारे यहाँ पे तो इतना ज्यादा टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट है तुम्हारे यहाँ पे। तो इंडिया में जीएसटी लग गया है, तो इंटरनेशनल ट्रेड फोरम्स में इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है। तो अब देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए ना, तो हर एक को बिल्स चाहिए। तो अब एसएमईज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सभी जीएसटी के अंडर आ गए हैं, जिससे टैक्स पेयर का बेस बढ़ गया है। अब ज्यादा जगह से ही सरकार को टैक्स आ रहा है और इंडिविजुअली जो कस्टमर्स पे जो बर्डन है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा। Now let's discuss some MCQs regarding this. Which of the following payments made during the course of business activities of a bank are covered under TDS as per the Income Tax Act? So salaries, interest on securities, payment of interest other than that on securities, payment to contractors and subcontractors. इन सारी payments पे TDS deduct होता है, तो D जो है यहाँ पे correct answer है। Next है identify the correct statements about PAN requirements. PAN is mandatory when the amount of FD or time deposit exceeds 50,000. तो yes, PAN mandatory है. A minor with no taxable income can open a bank account or FD using their own PAN. Next, cash payments for bank drafts or pay orders of 50,000 or more during any one day require quoting of PAN. तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। जो माइनर है, जिसका कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होता है, अगर उसको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो फिर उसके जो गार्डियन है उनका पैन जो है वो साथ में कोट होगा। ओके, सो डी 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट जीएसटी हैज सबस्यूम्ड। तो जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अब वो सारे जीएसटी में ही मिल गए हैं। तो जीएसटी हैज सबस्यूम्ड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, यस। It has subsumed state level taxes such as entertainment, octroi, luxury tax, yes. सर्विस टैक्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब अब हटा के सिर्फ जीएसटी रह गया है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट सेशन था एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। होप ये जो सीरीज है उसने आपको कुछ हेल्प किया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।